नंदी रोती सिसकती अपने कमरे में गई। बीड़ी को उल्टा सीधा चबाकर किसी प्रकार से भी स्वाद न पाकर अहिल्या उसे नोच नोच कर कमरे में बिखेर रही थी कि नंदी ने लपक कर उसे चाटा धर दिया। पति का क्रोध संतान पर निकालना स्त्री जात का स्वभाव सिद्ध अवगुण है। और जाएगी छोकरी, ले ले मर जा, और ले ले तुझे माता निकले, तेरी ठठरी उठे। वह अमानसिक रूप से उसे कूटने लगी। नन्ही अहिल्या के रुदन से कुठी गूंज उठी और कर्नल कार निकालकर फिर चला गया। फूहड़ पत्नी की गालियां उसके कानों में गोलियां दाग रही थी। उस दिन वह रात भर नहीं लौटा और दूसरे दिन 2 बजे बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों से सूटकेस भरकर उसने अहिल्या को बुलावा भेजा। नंदी जप कर रही थी, जब के बीच वह बोलती नहीं थी। फुसलाकर प्रभाकर ने अहिल्या को गोदी में उठा लिया और बाहर लेकर चला गया। जब कर नंदी उठी तो अवाक रह गई। अहिल्या का हुलिया ही बदल गया था। वह तो कोई मेम की बिटिया थी। उत्कोच से सयानों को ही नहीं, नन्हे सरल बच्चों को और भी सुगमता से लपेटा जा सकता है। अहिल्या ने एक बड़ा प्यारा गुलाबी फ्रॉक पहना था। हाथ में एक उसी के कद की जापानी गुड़िया थी। अपने फर लगे दामी लाल ओवरकोट के गुदगुदे कॉलर में गार घिसकर वह बोली, अम्मा देखो ना कैसा मुलायम है, हम घूमने जा रहे होंगे मोटर कार में प्रभाकर दादा के साथ। अबेर मत करियो प्रभाकर, ठंड रहेगी। प्रभाकर की आंखों में उसके प्रति असीम करुणा का सागर उमड़ रहा था। यह नंदी नहीं देख पाई। बड़ी रात तक प्रभाकर नहीं लौटा तो उसका माथा ठनका। बड़ी देर बाद प्रभाकर लौटा और सिर झुकाकर नंदी के सामने खड़ा हो गया। बिटिया कहाँ है प्रभाकर, बड़ी देर कर दी। माँ जी बिटिया तो मद्रास गई साहब के साथ, वहीं स्कूल में पढ़ेगी। अपराधी प्रभाकर की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसने पहले ही मालकिन को सूचना क्यों नहीं दे दी। चकराकर धप से नंदी कुर्सी पर ही दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बैठ गई। चुपचाप जाकर प्रभाकर शांति को बुला लाया था। उस दिन वह एकांत चाहती थी। उसकी अहिल्या, जिसकी ममता का आधार लेकर उसने अपने दुर्दिन की घड़ियां काट ली थी, उससे छीन ली गई थी। दीदी छुट्टी में तो घर आएगी, धीरज धरिए, भगवान सबकी सुनता है। शांति ने कितना समझाया। मेरी कब सुनेगी भगवान ने, हाय मरी बिलबिला रही होगी। नंदी बिलख उठी। बेचारी क्या जानती थी कि बच्चों का सरल मन हर मजबूरी से बड़ी सुगमता से समझौता कर लेता है। थोड़ी देर को उसने अम्मा को याद किया था, पर दूसरे ही क्षण वह नई गुड़िया को छाती से लगाकर ट्रेन के हिचकोलों में सो गई थी। उसके गुलाबी कपोलों पर चॉकलेट के दाग सन गए थे। भागती रेलगाड़ी से कोसों दूर अंधेरे में उसकी अभाग्नी माँ पागलों की तरह कभी उसकी नन्ही गुड़िया को उठाकर छाती से लगा रही है, कभी उसकी प्रत्यक्त निर्जीव गुड़िया को उठाकर चूम रही है। यह वह क्या जानती थी। कर्नल अपनी सोई पुत्री को देख रहा था। आश्चर्य था कि बच्ची के चेहरे पर कहीं भी माँ के नैन नक्श से मेल नहीं था। यदि होता तो शायद कर्नल उसकी ओर देख भी नहीं सकता। नंदी के प्रति उसे ऐसी नफरत न जाने क्यों थी। न वह इसकी कोई कैफियत पाता था, न पाना चाहता ही था। काश नंदी में कहीं भी उसके सामाजिक स्तर को ग्रहण करने की गुंजाइश होती। जब कभी कर्नल उसे अपनाने का, उसे सुधारने का संकल्प लेकर आगे बढ़ता, अपने फुहड़ पहनावे और बोलचाल के हथियार से वह उसे दूर ढकेल देती। कर्नल ने अब सोचना ही छोड़ दिया था, किंतु पुत्री के भविष्य को वह किसी भी प्रकार नंदी के हाथों सिरजे जाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसी से उसने अविलंब ऊट कमंड के कॉन्वेंट स्कूल में उसे भर्ती कर दिया। मदर मारिया ने बड़े प्यार से उसे गोदी में लिया तो वह दांत काटकर रोती भागने लगी। लाल लाल गोरे से चेहरे वाली ऐसी मेम उसने कभी नहीं देखी थी। उस पर काला झब्बा और हुड देखकर वह डर गई, पर मदर ने हंसकर उसे प्यार से फिर बुलाया और वह डरती डरती मदर के पास आ गई। मदर की नीली आंखों के स्नेह और करुणा ने कैसे कैसे जंगली और उद्दंड बच्चों को जीत लिया था। आप चिंता न करें मिस्टर पांडे, आपकी पुत्री यहाँ पर आराम से रहेगी। निश्चिंत होकर कर्नल लौटा तो उसने नंदी को बुलावा भेजा। सूजी आंखें, लाल नाक और विषाद की साक्षात मूर्ति देखकर उसकी घृणा ने फिर सिर उठा लिया। नंदी, रो धोकर कोई लाभ नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस स्कूल में मैंने अहिल्या को डाला है, वहाँ का 1 महीने का खर्चा ही 200 रुपये माहवार है। तुमसे मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि तुम मेरे किसी भी काम में दखल नहीं दे सकोगी। एक बात और है, कल मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है। जब तुम नहीं थी
तो बात दूसरी थी, पर जब यहाँ हो तो तुम्हें दावत में भी आना पड़ेगा। देखो नंदी, दावत में अगर तुमने किसी तरह का पाखंड दिखाया या कच्ची पक्की रसोई का बवेला उठाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। बगुला के पंख से बिछौने पर ही कर्नल अधलेटा दाढ़ी बना रहा था। आज नंदी ने पहली बार कलकत्ता आकर पति को उजाले में देखा था। आंखों के ऊपर का मांस उभरकर फूला फूला सा झूल रहा था। चेहरे पर, शरीर पर किए गए निर्मम अत्याचारों की स्याही सी फूंक गई थी। चेहरा अभी भी भरा भरा था, पर अब उस चेहरे में स्वास्थ्य की लाली नहीं, नशे की तमतमाहट थी। समझ गई ना? ढंग से कपड़े पहनकर 8 बजे मेरे कमरे में आ जाना। कपड़े हैं या नहीं? पहली बार पत्नी ने उसके कपड़ों की सुध ली थी। बरसों के उपालंब आंखों से बरस न पड़े, यही सोचकर वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। जहां एक ओर कर्नल के राज में असरफियों की लूट थी, वहीं दूसरी ओर नंदी के लिए कोयलों तक में सील मोहर लगी रहती। पति का राजकोष उस बेचारी के लिए बंद ही रहता। एक और रुपया पानी की तरह बहाया जाता था, पर गृहस्वामिनी की कमर में चाबी का एक निरर्थक गुच्छा ही झूलता था। नंदी के रिक्त बटुए का मुंह सदा भिखारी के हाथ की भांति फैला रहता। स्त्री के लिए हाथ में पैसा न रहना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि नारी स्वभाव से ही उदार होती है, परिस्थितियां ही उसे कृपण बनाती हैं। किंतु पुरुष रहता है स्वभाव से ही कृपण, परिस्थितियां ही उसे उदार बनाती हैं। कभी कभी मायके से ही तीज त्योहार पर पैसे आते तो वह लुका छिपा कर रख देती। भैया के कई पत्र आ गए थे। बहन उन्हें बार बार अपने सुख और समृद्धि का ही समाचार देती। ससुराल में कैसा भी कठोर संघर्ष जीवन हो, कितना ही आर्थिक अभाव हो, नंदी किसी भी प्रकार अपने दुख के स्वर को कर्कशा भाभी के कानों तक नहीं पहुंचने देती थी। बक्स खोलकर उसने एक नीली काश्मीरी सिल्क की साड़ी निकाली। उसके भैया ने एक काश्मीरी फेरी वाले से ही उसे 30 पर खरीद कर दी थी। आज तक उसने कभी पहनी भी नहीं थी। बिना स्त्री की गुड़ी मुड़ी सी साड़ी के साथ काले साटन की जरी पट्टी ब्लाउज में वह कितनी फूहड़ लग रही थी। वह बेचारी क्या जानती, पर ठीक समय पर शांति ने आकर उसे बचा लिया। नहीं दीदी, इन कढ़ी साड़ियों का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। रुको, मैं अभी अपनी एक साड़ी ले आती हूँ। तुम्हारी दावत में तो कलकत्ते की एक से एक फैशन की परियां आएंगी। भागकर शांति अपनी एक नीलाबरी साड़ी ले आई। चौड़े सुनहरे पाड़ की ढंग से माथे पर डालकर शांति ने नंदी का परिपाटी से जूड़ा बनाया। आधे ललाट को सिंदूर के रुपये के आकार के टीके से नंदी मनहूस बना डालती थी। शांति ने छोटी सी बिंदी लगाई, मांग भरी और अपना ही एक हल्के आसमानी रंग का जरी का ब्लाउज पहना दिया। कानों में अपने ही कटकी सुनार के बनवाए कनपासा लटका दिए और गले में डाल दिया गिन्नी हार। कौन कहेगा कि वह वही नंदी है जो कुमाऊं की एक वस्त्रा होकर खाना पकाने की परंपरा को न त्याग सकने के कारण एक मैली सी पतली धोती में सुमर सुअस्तनी बनी फुहड़ सी चौके में ही घुसी रहती थी। आहा दीदी, देखो कैमोन बनी अच्छी। गर्व से शांति उसे देखने लगी। प्रभाकर बुलाने आया तो बूढ़ा भी कुछ क्षण को हतप्रभ हो गया। नंदी पति के कमरे में गई और कर्नल भी उसे आश्चर्य से देखने लगा, जैसे आज वह अपनी पत्नी को पहली बार ही देख रहा था। देखो नंदी, सबसे नमस्ते कहना और बोलना मत। मेरा मतलब है कम बोलना। मेरे एक मित्र आएंगे, मिस्टर सिविल्स्टन, अंग्रेज हैं, उनकी मेम भी आएंगी, उनसे हाथ मिलाना होगा। ऐसे देखो। नंदी का हाथ पकड़कर उन्होंने हिला हिलाकर सिखाया। पति का स्पर्श पाकर नंदी के हृदय में बिजली का सा झटका लगा। कैसी भूल थी उसकी। वह तो सोच रही थी कि पति की ममता उसने त्याग दी है। बहुत दिन पहले अहली उसकी गोद में एक गुलाब का फूल डाल गई थी। सुबह वह सुखसागर पढ़ने लगी थी। उसी गुलाब की सूखी पंखुड़ी उसके हाथों में आ गिरी। उस दिन उसने फूल लेकर सुखसागर के ही पृष्ठों में दाब दिया था। उस सूखे गुलाब को देखकर अहल्या की स्मृति सजी हो उठी थी। उसी सूखे गुलाब की पंखुड़ियों की भांति उसके पति और पुत्री के मुंह की पंखुड़ियां भी सूख गई थी। दिन प्रतिदिन उसके व्रत और अनुष्ठान बढ़ते जा रहे थे। कभी वह बेलूर मठ चली जाती और कभी चली जाती स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में। आश्रम क्या था? एक पुराने खंखड़ मंदिर के प्रांगण में ही अद्भुत बूढ़े बाबा रहते थे। उसके पास जाकर नंदी के दग्ध हृदय को कितनी शांति मिलती थी। चिन्मयानंद को वह अपने मायके से ही जानती थी, जब वह छोटी सी बच्ची थी।
बाबा रामकृष्ण आश्रम के स्वामी जी के साथ स्वामी जी उसके भैया के पास आते थे। कई कई बार वह उनके कमंडल का विचित्र सा टोपा पहनकर भाग जाती थी और वे उसे लाठी लेकर मारने का उपक्रम करते घर भर का चक्कर लगाते थे। कलकत्ते में अचानक एक दिन उन्हें देखकर नंदी आनंद से रो पड़ी थी। जब नंदी ने अपने पति के विचित्र व्यवहार की बात बतलाकर संन्यास दीक्षा देने का आग्रह किया तो वे गंभीर हो गए थे। देखो बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पति हैं, संतान हैं, तुम्हें संन्यास और वैराग्य से कैसा लगाव? जा, भाग जा। खबरदार जो अब यहाँ आई, घर जाकर गृहस्थी में अपना चित्त लगा। एक दिन वह गई तो बाबा जी की कुटिया खाली थी। बाबा तो बद्रीनाथ गया माई। एक शिष्य कुटी को झाड़ बुहार कर अपने लिए साफ कर रहा था। सोच विचार के उधेड़ बुन में वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अतिथियों के आते ही उसे अभ्यर्थना करने द्वार पर जाना होगा, वह उसे कर्नर समझा चुका था। घर से कार का शब्द हुआ और वह उठ गई। कितने सारे अतिथि थे। रंगीन रेशमी वस्त्रों की सर्रफर, गहनों की चमक दमक, ओठों और गालों के रंग की लाली देखकर सरला नंदी बावरा सी गई। कभी वह किसी मेम से टकरा जाती, कभी किसी साहब से। सब आकर लंबे चौड़े दीवान खाने की असंख्य गद्दीदार कुर्सियों में धंस गए। पति की कुर्सी के पास ही एक खाली सोफे पर नंदी बैठ गई। कैसा आश्चर्य था कि इतने सारे विचित्र लोगों के बीच आकर भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर किसी झुझलाहट या क्षोभ की रेखा भी नहीं उभरी थी। मन ही मन वह स्वामी जी का ध्यान कर रही थी। पास ही बैठी रंगी पुती छिछोरी आकृतियां में भी उसे स्वामी जी की शांत गंभीर झुर्रीदार चेहरा ही उभरता नजर आ रहा था। पति के रंगीले संसार में होकर भी वह जैसे वहां नहीं थी। उसकी आत्मा वासना और विकार से बहुत ऊपर उठ गई थी। इतने में ही किसी के स्पर्श पाकर वह चौंकी। नमस्कार, मैं मल्लिका हूँ, कहिए कैसा लग रहा है कलकत्ता? नंदी ने चेहरा घुमाया और मल्लिका सरकार को सांप सा सूंघ गया। बाप रे, कैसी अद्भुत दृष्टि है इस सात्य के चेहरे की। लगता है पलक मारते ही सब जान गई है। पर छी छी, कैसी बेतुकी जोड़ी है। कहाँ अंग्रेजी लिबास और भाषा का धनी कर्नल, कहाँ यह फूहड़ सी पत्नी। रंग ही गोरा हो जाने से तो सुंदरी नहीं कही जा सकती, मन ही मन मल्लिका सोच रही थी। ठीक है, पर मुझे तो बहुत पसंद नहीं आया कलकत्ता, कहकर नंदी ने एक बार उसकी ओर फिर देखा। तो यही है मल्लिका। उसके विषय में नंदी बहुत कुछ सुन चुकी थी, शांति से, प्रभाकर से, चारू से, पर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। पान दुखते से उसके बिलासी अधर टुक टुक लाल थे। काजल के आयात कर्ण चुंबी नैनों की कुटिल कटाक्ष बार बार कर्नल को ही ढूंढ रहे थे। नीली साड़ी पर जरी का चमकता पल्लू बिजली की नीली रोशनी में झिलमिला रहा था। हाथ में बटियों को हिलाती वह उठ गई। अच्छा मिसेस पांडे, थोड़ा ताश खेलाऊं, फिर आपसे बातें होंगी। उठकर वह दूर नहीं गई, कर्नल की मेज पर ही उचक कर बैठ गई और बड़ी आत्मीयता से उसकी ताश की गड्डी हाथ में लेकर पत्ते देखती हुई नंदी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। एकाएक नंदी का चित्त खिन्न हो गया। संसार में कौन ऐसी पत्नी होगी जिसका हृदय अपने पति के पार्श्व में बैठी सौत को देखकर खिन्न नहीं उठता। और मल्लिका सरकार उसकी सौत ही तो थी। राखाल सरकार उसके पति के प्राइवेट सेक्रेटरी थे बड़े ही नम्र और मिष्टभाषी। पहले पहल उन्हें नंदी ने बंगले पर ही देखा था। फिर एक दिन वह शांति से उनके स्वभाव की प्रशंसा कर रही थी कि शांति उबल गई। खाक सज्जन पुरुष है, हिजड़ा है, अहमक। पुरुष होता तो क्या अपनी पत्नी को, कहकर वह जीभ काटकर चुप हो गई थी। पर कस्में दिलवाकर नंदी ने उससे सब बातें उगलवा ली थी। मल्लिका राक्षसी है दीदी, जैसे भी हो अपने साहब को बचाना ही होगा आपको। साहब ने कितने सारे गहने गढ़वा दिए हैं। हुगली के पास बहुत बड़ी दुमंजिली कोठी भी बनवा दी है। बच्चे हैं नहीं, सास को मार पीट कर काशी भगा दिया है। एक नंद थी, उसे भी ब्याह दिया है। जब से सास ने काशी वास लिया, खूब गुलछर्रे उड़ाती है ससुरी। पता नहीं क्या देखा साहब ने, तुम्हारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। पर पुरुष को क्या केवल नारी का सौंदर्य ही बांधता है? कभी सुंदरी पत्नी पति को बस में नहीं कर पाती और कभी काली कलूटी चुड़ैल सी बदशक्ल स्त्री भी सुंदर पुरुष को अपने काले चरणों का दास बनाकर छोड़ देती है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।